हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के कंपटीशन विंग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले तक हमारे जो वीडियोस आए हैं इस चैनल पे, वो 10-15 मिनट के जो वीडियोस होते थे हमारे, वो एक नेचुरल वीडियो थे जो एक बेस बनाने के लिए, यूट्यूब चैनल का बेस बनाने के लिए और आप लोगों को जोड़ने के लिए हमने बनाए थे। अब जो हम आज से या कल से दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो जो हमारे चालू कर रहे हैं मैथ्स के, जिसमें आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, सारी की सारी एग्ज़ाम्स का जो मैथ्स है वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। पर उसके पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो चीज़ें अरेंज हो सकती हैं या तो थोड़ा डिसऑर्डर में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि एक जो हमारा चैप्टर है पाइप एंड टैंक्स होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पाइप एंड टैंक्स, पाइप एंड सर्टेन कहते हैं, नल और टंकी, इसके पढ़ने के पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना जरूरी होता है। ये एक यहाँ पे मेजर फैक्ट है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन की, तो दोस्तों यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के पहले आपको ट्रेन पढ़ना होता है। तो इस तरीके से एक जो संयोजित जो आपका सिलेबस होता है वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और ये समझाने की कोशिश करता हूँ जो बैंक, एसएससी, रेलवे है उसमें मैथ्स कैसा पूछा जाता है, विभिन्न एग्जामों में उसका स्तर क्या होता है, ये सब चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं दोस्तों, मैथ सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे। तो मैथ सिलेबस में दो प्रकार के जो हमारे पोर्शन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक पोर्शन और एक होता है आपका एडवांस पोर्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं अंक गणित, और दूसरा कहते हैं आपको एडवांस पोर्शन, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का, जो हाई लेवल तो नहीं कह सकते यहाँ पर, ये ईजी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पोर्शन दे दिया उसने एडवांस पोर्शन नाम का। अब सबसे पहली चीज कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम एक टॉपिक होता है दोस्तों। नंबर सिस्टम की यदि बात करें तो नंबर सिस्टम एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक की यदि बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की, तो ये एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक समुंदर है। मतलब यदि मैं कहूँ कि 5 से 7 टॉपिकों को आपने मिला लिया, तो 5 से 7 टॉपिकों को मिलाने के बाद में ये अकेला एक टॉपिक बनता है नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि यदि मैं सिर्फ इसमें से एक उठा लूँ रिमाइंडर थ्योरम जैसा, तो रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों पढ़ाने में आपको 3 दिन लग जाते हैं। वो सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी दोस्तों। तो जो भी लोग हमसे नए जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब पहले करें। इसके बाद हम आगे का वीडियो यदि देखें तो दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है परसेंटेज। ये होता है फादर ऑफ ऑल टॉपिक्स। समझ में आई मेरी बात? फादर ऑफ ऑल टॉपिक्स, मतलब परसेंटेज यदि आपको आ गया समझ में, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। मतलब कैसे? यदि मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, दिन रात यही अपन करते हैं, लाभ और हानि। जो भी आप लोग जो भी बिजनेस वगैरह करते होंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको लाभ या हानि होगा तभी आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ही होगा तभी आप बिजनेस करेंगे, लॉस में तो करेंगे नहीं। CISI है ना, ब्याज से कई लोग पैसा चलाते हैं, बैंक वगैरह जो है वो पूरी की पूरी CISI पर डिपेंड होकर चलती हैं, उनका अलग ही अवधारणा अलग होती है, अपनी यहाँ पे पढ़ने की अवधारणा अलग है, लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज आना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा जो चैप्टर होता है डाटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों, तो ये एक मिक्स टॉपिक है। इसके लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज आना भी जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस आना भी जरूरी है, CISI आना भी जरूरी है, रेशो प्रोपोर्शन आना भी जरूरी है और एवरेज आना भी जरूरी है यहाँ पे। तो ये एक मिक्स टॉपिक हो जाता है। आई बात समझ में? यदि कोई आपसे कहे कि डाटा इंटरप्रिटेशन परसेंटेज पढ़ लो, DI आपको अपने आप समझ में जाएगी, तो उससे कहना कि भैया DI के लिए 4 से 5 टॉपिक आपके कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं दोस्तों, यदि आपने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात यदि पढ़ लिया यहाँ से, ये SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है आपका अनुपात एवं समानुपात, है ना। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, एक बेसिक चैप्टर। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आप एज और पार्टनरशिप को भी इजिली आप कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब में अलग होते हैं दोस्तों, देखो कॉन्सेप्ट सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं जिन पे क्वेश्चन डिपेंड होता है या चैप्टर कहीं ना कहीं टिका हुआ होता है। तो वो यहाँ से रेशो एंड प्रोपोर्शन को मैंने ले लिया, एज और
पार्टनरशिप में। दोस्तों एवरेज अपना आप में एक सेपरेट चैप्टर है, एवरेज में ऐसा कोई मिक्स नहीं है, एवरेज में परसेंटेज में आ जाता है, रेशो प्रोपोर्शन भी आ जाता है, सभी चीज़ें एवरेज में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है टाइम एंड वर्क चैप्टर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर ईजी है। यदि हम कहें कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए और ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। आप मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद ये शब्द कहेंगे ही नहीं कि सर हमसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ना बनेगा, है ना। इसके बाद में टाइम एंड वर्क पे डिपेंड होता है आपका पाइप एंड टेक्स्ट जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है। तो पूरा की पूरा सेम टू सेम, ये बड़ा भाई तो ये कौन सा हो जाएगा आपका छोटा भाई। लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में दोस्तों अंतर होता है। मैं कहूँ यदि अभी जो एग्जाम हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसके अंदर जो पाइप एंड टेक्स्ट के क्वेश्चन आते वो अच्छे लोगों ने छोड़कर आ गए थे, अच्छे लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, क्योंकि बात आ जाती है लेवल की। तो आपको पढ़ना है लेवल का। तो यहाँ पे इसलिए ये डिपेंडेंसी मतलब ये होता है कि भाई आधार है, थोड़ा सा आधार सिला है, मतलब ये थोड़ा सा इस पर डिपेंडेंसी, ये नहीं कि पूरा की पूरा सेम टू सेम चैप्टर है। इसके बाद बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। तो ये चैप्टर को मैं बाद में लूँगा, इसके पहले मैं लेता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस को। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस में जितने भी चाल, दूरी और समय वाले रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे ये दोनों में आ जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन में। क्योंकि हालांकि दोनों चैप्टर सेम ही है, पर ट्रेन अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर हो गया, इसलिए इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। मान के चलिए कि एक टॉपिक कवर करने में आपको दोस्तों 8-8, 10-10 दिन का समय लग जाएगा, यदि हम पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे तो। आई मेरी बात समझ में? यदि आप फुल डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको एक एक टॉपिक करने में कम से कम 8-8, 10-10 दिन का समय लगता है। इसके बाद में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम जो डिपेंड होता है वो दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस पे ही डिपेंड होता है पूरा टॉपिक, ठीक है। थोड़े कॉन्सेप्ट इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप यदि टाइम एंड डिस्टेंस आसानी से समझ जाएंगे तो बोट एंड स्ट्रीम आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आता है बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI वाले जो आपने देखे गोले वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके जो गोले वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से परसेंटेज बटे हुए हैं, और इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे DI के दोस्तों, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आजकल की जो DI चल रही है दोस्तों, इस तरीके की DI चल रही है, जो ग्राफिकल DI होती है वो चल रही है। बहुत सारी DI आजकल आती हैं एग्जाम में, बैंकिंग में बहुत तरीके की DI पूछी जाती है। अब यहाँ पे अगली बात आती है नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ की यदि हम बात करें तो बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैंकिंग में 5 नंबर का पूछा ही जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप किसी भी सेक्टर में चल जाए तो यहाँ पे नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एक रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग के तरीके से ही पूछा जाता है, लेकिन जब ये मैथ्स में पूछा जाता है तब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जब बैंकिंग में मैथ्स में पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका क्या हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है। मिसिंग नंबर जो है वो दोस्तों वह इसका ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? ये एक मिसिंग जो नंबर है नंबर सीरीज का ही पार्ट है दोस्तों। एक में लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे एक आता है अपना चैप्टर APGP। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको एडवांस में लिखूँ कि अर्थमेटिक में लिखूँ, मैं इसको अर्थमेटिक में ही लिख लेता हूँ, APGP और HP। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है थोड़ा सा। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ से यदि बात करें तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों एडवांस मैथ्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आज के समय का ये जिस भी व्यक्ति को यदि मैथ्स में, यदि किसी भी सब्जेक्ट में, यदि मान के चलो किसी भी एग्जाम में यदि टॉप करना है, SSC एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, तो उसको एडवांस मैथ्स आना कंपलसरी है। और उसका एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, तब जाकर वो यदि ये सोचता है कि मेरे बाकी के सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ्स में मैं एडवांस मैथ्स ना छोड़ूं, तो यहाँ से ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे। एलजेब्रा होता है दोस्तों, बीज गणित जो चैप्टर होता है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको कह दूं एलजेब्रा छोटा मोटा चैप्टर नहीं। ये देखो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर है 10, 15, 20 चैप्टर मैंने लिखे हैं, और इन चैप्टर्स को मिला लो तो दोस्तों दोनों को यदि मैं रखूँ तो इक्वल रख सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइप इतने बनते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इतने सारे टाइप में
कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। पर यहाँ पे टाइप वाइज चलते हैं हम लोग तो प्रॉपर चीज़ें समझ में आती है। अलजेब्रा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अप्रोच लगा के, दोस्तों अप्रोच मतलब समझ रहे हो ना, विथ इन सेकेंड आंसर आते हैं अलजेब्रा क्वेश्चन के आपके एग्जामों में। लेकिन उस अप्रोच पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है। यहाँ से अगला मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब चीज़ें जो आती है वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर आता है, इससे किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। हाँ, यदि मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, दोस्तों कौन सा सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में ये अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछा जाता। सीईटी की यदि अपन बात नहीं कर रहे हैं, सीईटी में जो भी पूछा जाएगा, जो भी वो सिलेबस देगा उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, तो शायद बैंकिंग का भी एक आधार एडवांस मैथ्स बन जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी बैंकिंग में यहाँ पे ये कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो मेंसुरेशन में जो आता है वो 2D 3D के अब क्वेश्चंस आने लगे हैं 3D के, दोस्तों पहले 2D क्वेश्चन आते थे, अब 3D शंकु बेलन आयतन ये पूछ लेता है थोड़ा बहुत, अब है ना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करें तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से, दोस्तों यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से आपके बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ पे रेलवे, एसएससी और जो व्यापम से रिलेटेड एग्जाम्स होती हैं उसमें ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मान के चलो, आपको यदि टॉप करना है, टॉप में टॉपर की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसको भी एक अच्छे लेवल की एक नौकरी चाहिए भाई, कि उन्हें का एक क्लर्क की भी नौकरी होती है और एक अधिकारी की भी नौकरी होती है, वो एक ही पोस्ट से आपको मिल जाती है ना। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने पहले आपको सिलेबस डिसाइड कर दिया है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर और एसएससी सेक्टर में कितना पोर्शन या कितना लेवल इसका क्या होता है, ये मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की यदि हम बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क का पेपर होता है दोस्तों, क्लर्क का पेपर होता है और मेनली एक पीओ का पेपर होता है। हालांकि एक और एग्जाम होती है, सो स्पेशल ऑफिसर की एग्जाम होती है, तो वो पीओ के समकक्षी एग्जाम मानी जाती है। यदि हम क्लर्क के एग्जाम की बात करें तो क्लर्क के एग्जाम में मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में एडवांस मैथ्स से नहीं पूछा जाता है। एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर आता है मेंसुरेशन, जो अर्थमेटिक में ही कई लोग गिन लेते हैं ना, लेकिन मैं इसको एडवांस में गिनता हूँ। और आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में से भी जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को कंपेयर करने को आता है। यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करके कंपेयर करो कि भाई दो इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में दी हुई हैं, उनको आपस में कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन के जो मूल है वो बड़े हैं, वो छोटे, रूट्स वगैरह क्वेश्चन, वो अब मैं आपको जो भी अपने आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें सिखाने की कोशिश करूंगा। क्लर्क लेवल में दोस्तों अर्थमेटिक का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है, सबसे मेन जो पार्ट होता है बैंकिंग सेक्टर में, वो दोस्तों होता है कैलकुलेशन का पार्ट, है ना। कैलकुलेशन का पार्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लर्क में जाने से, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता यदि आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लेवल कम होता है। हाँ, पीओ लेवल की यदि मैं बात करूँ तो कैलकुलेशन प्लस आपकी टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। ध्यान रखना दोस्तों, कैलकुलेशन प्लस टाइमिंग, कि आप कितने कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन तो आता ही आता है, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको यहाँ पे जोर देना पड़ता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है। पीओ के समकक्षी जो लेवल होता है वो एसओ का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सेक्टर की। दोस्तों एसएससी सेक्टर में भी अलग अलग एग्जाम्स होती है। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है यहाँ पे सीजीएल, दूसरे नंबर पे होती है सीएचएसएल और होती है एक एमटीएस, और बहुत सारी एग्जाम्स होती है दोस्तों, दिल्ली पुलिस वगैरह और दिल्ली एसआई वगैरह, बहुत सारी एग्जाम्स, सीपीओ वगैरह की एग्जाम्स भी यहाँ पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीजीएल। तो दोस्तों सीजीएल में आपको मैं कान खोल के सुन लो, अपने दोनों कान खोल के सुन लो कि सीजीएल में 50-50 का रेशो चलता है। यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन एडवांस के आएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन किसके आएंगे, अर्थमेटिक के आएंगे। यहाँ पे डिसाइड नहीं होता कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं होता, लेकिन प्रीवियस ईयर के आधार पे हम थोड़ा बहुत किसी ना किसी चैप्टर पे डिपेंड होते हैं कि भाई यहाँ पे किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे कि मेंसुरेशन जैसे चैप्टर हो गया, तो आपको पता है कि 3D से एक क्वेश्चन आएगा, 2D से एक क्वेश्चन आएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 3D से एक आता है, 2D से 2 आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है 2D से एक आता है, 3D से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा अलग जो चैप्टर्स होते हैं, इस पर डिपेंडेंस अपन नहीं रह सकते पूरी तरीके से कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रहा है। अगर मैं बात करूँ CHSL की, तो CGL की अपेक्षा CHSL का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं CHSL में, लेकिन नए क्वेश्चंस के साथ में पुराने क्वेश्चंस
क्वेश्चंस भी दोस्तों यहाँ पे रिवाइज होते हैं, मतलब पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे आपके रिवीजन में आ जाते हैं। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का लेवल दोस्तों कम होता है, लेकिन टाइमिंग एक छोटा सा यहाँ पे जो बन सकता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो टाइमिंग थोड़ी सी आपको कम पड़ सकती है कई लोगों को, बाकी ऐसी टाइमिंग की दिक्कत नहीं आती। एमटीएस ये शो करना चाहता है कि आपको कितनी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। सीजीएल ये शो करता है कि आपको कितनी सारी चीज़ें आती हैं और आप कितना बेहतर कर सकते हैं। सीएचएसएल ये डिपेंड करता है कि आपको कम टाइमिंग में कितना ज़्यादा कर सकते हैं। एमटीएस ये कहता है कि आपको कितना ज़्यादा आता है, टाइमिंग फिर भी सफिशिएंट रहता है। दिल्ली पुलिस और सीपीओ जो एग्जाम होती है वो सीएचएसएल सीजीएल के लेवल की एक एग्जाम होती है। अगर हम बात करें दोस्तों रेलवे के एग्जाम की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेलवे के एग्जाम की, तो रेलवे के एग्जाम में एक होता है आपका एनटीपीसी, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होती है। इसके बाद होता है आपका ग्रुप डी, और दोस्त यहाँ पे टेक्निकल जो एग्जाम होती हैं आपकी, टेक्निकल एग्जाम में जो भी आपका जो टेक्नीशियन हो गया है ग्रुप डी, इसके बाद में सॉरी जो लोको पायलट वगैरह जो एग्जाम हो गई, जूनियर रेंजर जो एग्जाम हो गई, तो वह यहाँ पे जो सारे के सारे जो रेलवे में एनटीपीसी जैसा वो लेवल होता है उनका दोनों का। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी की, दोस्तों एनटीपीसी में आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस से दोनों सेक्शन आते हैं आपके, ध्यान रखना अर्थमेटिक प्लस एडवांस। यहाँ पे एडवांस का लेवल भले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अर्थमेटिक का लेवल वो हमेशा बनाए रखता है ना। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के अभी आपने पेपर देखे थे, कितने सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे और क्या स्थिति हुई थी ग्रुप डी के पेपर में मैथ्स के जैसे पोर्शन की, कि कई क्वेश्चंस तो इतने लो थे कि डायरेक्ट देखते से आंसर आए थे, लेकिन कई क्वेश्चंस में लोगों के पसीने छुटा दिए ग्रुप डी ने। मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम को हल्के में आपको नहीं लेना है। इसकी बात करते हैं भाई टेक्निकल एग्जाम की, तो टेक्निकल एग्जाम में अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो यहाँ पे एडवांस का जो मेन रोल होता है, कभी भी ध्यान रखना टेक्निकल वाले जो पोर्शन होते हैं, टेक्निकल वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एडवांस मैथ्स का एक अलग ही अपना रोल होता है, मतलब वो मेन हीरो के रूप में वहाँ पे काम करता है एडवांस मैथ्स, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई रेलवे के बाद एमपी एग्जाम्स की। यदि मैं बात करूं तो एमपी एग्जाम सबका घुला मुला एग्जाम से भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक चीज़ें आती हैं बिल्कुल, मतलब तुमसे वो कभी ये भी पूछ लेगा कि 80 कितना होता है, 8 का स्कोर पूछ लेगा, तो कभी पूछ लेगा तुमसे कि 296 का स्कोर क्या होता है। मतलब वहाँ पे ना जो पेपर जो बनाते हैं एग्जामिनर जो होते हैं उनका दिमाग सही होना चाहिए, बस इतना है। वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यदि उनका सही है ना, तो बस पेपर तुमको बहुत अच्छा मिलेगा, बेफिक्र होकर करिए। 20 यदि नंबर के मैथ्स आता है ना तो तुम्हारे 18-19 नंबर कहीं नहीं गए। बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कई क्वेश्चन यहाँ से एडवांस से आजकल ऐसे डाल देता है वो कि वहाँ पे ना व्यक्ति थोड़ा चकरा जाता है, तो इसलिए पढ़ें। यदि आपको एमपी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, व्यापम जो पीईबी जो एग्जाम्स होती है आपकी उसके लिए पढ़ना चाहते हो तो बेफिक्र रहें, आपको इनका सिर्फ बेसिक पढ़ने की जरूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आपकी सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। यदि आप एसएससी प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको एमपी पीवी एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका इन एग्जामों में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। यदि इस वीडियो से आप यदि समझ में आए हो कुछ चीज़ें और यदि हमारे साथ आगे आप बने रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है वहाँ पे बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे उसको सबसे पहले क्लिक करें। इसके बाद में यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले हमारे जो भी भाई हमारे जो नए स्टूडेंट जो हैं सबसे पहले उनके साथ आप शेयर करें ताकि उनको भी सिलेबस प्रॉपर पता चले, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कल या परसों से हमारे जो भी प्रॉपर जो वीडियोस हैं हमारे जो टॉपिक वाइज वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सबसे पहले इस चैनल पे बने रहें दोस्तों। नई कुछ करके एक दिन के बीच में यदि नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप आके एक बार चेक करें कि नया वीडियो हमारा कौन सा आया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।